आज पढ़ाया जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा पार्ट। इसमें लाइट का पोर्शन है। लाइट में एक टॉपिक आता है प्रकाश का अपवर्तन। पहले तो ये जानिए कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, प्रकाश की किरण आ रही है और ये संपर्क बिंदु के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं नॉर्मल। ये आपतित किरण और ये नॉर्मल दोनों के बीच का कोण कहा जाता है आपतन कोण। प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल आई से। और अभिलंब और दूसरे माध्यम में जब ये प्रकाश की किरण चली गई तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसे कहा जाता है अपवर्तन कोण स्मॉल आर। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो गई। ये सीधे जाने की बजाय अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसी घटना को कहा गया प्रकाश का अपवर्तन। अब विचलित होने में दो तरीके हैं। या तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब इसमें क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन माध्यम में, तब ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये कोण कम हो जाएगा इससे। इसका मतलब कोण आर कम हो जाएगा। किससे? कोण आई से। लेकिन अगर सघन से विरल में जाए, सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हटने का मतलब ये कोण बड़ा हो जाएगा तो आई कोण छोटा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा। तो याद कर लीजिए कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब आता है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए। स्थित होना चाहिए। दूसरा नियम ये है, इस कोण की ज्या यानी कि साइन और जो ये कोण है अपवर्तन कोण, इसका साइन यानी कि ज्या, इनका जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। अर्थात आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन का अनुपात या निष्पत्ति
नियतांक होता है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि साइन आई बटे साइन आर, ये क्या मिलेगा? नियतांक मिलेगा। और ये जो नियतांक होता है इसे कहा क्या जाता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर, अब यहाँ पर ध्यान देना है, इस नियतांक को कहा जाता है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन किसका किसके सापेक्ष? मान लीजिए पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तो होता क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले माध्यम। तो इसे तो कहा जाता है अपवर्तनांक। और इसको लिखेंगे कैसे? साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, या ऐसे लिखेंगे 1n2, या सिंपली कह लीजिए कि साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक। लेकिन यह अपवर्तनांक किसका है? ध्यान देना, केवल यह लिखा गया, इसका मतलब ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष। इस नियम को कहा जाता है, इसी नियम को यानी दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये ध्यान देना है। तो अपवर्तनांक क्या आया? दो कोणों का अनुपात, दो कोणों के साइन का अनुपात। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि समान भौतिक राशि का ये मात्रक है। तो जो अपवर्तनांक है ये मात्रकहीन या विमाहीन राशि होती है, विमाहीन राशि। कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समान भौतिक राशि का अनुपात। अब ये अपवर्तनांक निकालने का एक दूसरा तरीका और है। इसको प्रकाश के वेग की सहायता से भी देखते हैं। जैसे अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक देखना है तो जो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए उस माध्यम में प्रकाश की चाल से, ये जो अनुपात है ये भी आ जाएगा अपवर्तनांक के बराबर। जैसे मान लीजिए हमें जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो वायु में प्रकाश की चाल में डिवाइड करेंगे जल में प्रकाश की चाल से। तो जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल। जैसे मान लीजिए कि वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो V बराबर C/N से, C हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक दिया गया कितना? 1.5। अब 3 में जब 1.5 से डिवाइड करेंगे तो V बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया कांच में प्रकाश की चाल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
कि वायु में प्रकाश की चाल दी रहेगी, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दी रहेगी, अपवर्तनांक निकालने के लिए बोल देगा, तो इसी प्रकार होगा। अब इसके बाद आता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज क्या है जान लीजिए। जैसे ये हो गया पहला माध्यम, ये हो गया दूसरा माध्यम, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये हो गया अपवर्तित किरण। ये कोण है आई, ये कोण है आर। तो उत्क्रमणीयता का मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश के किरण की दिशा को बदल दिया जाए, यानी प्रकाश की किरण को इधर से भेजा जाए, इधर से भेजा जाए, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा आर, और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा आई। पहले इसके पहले हम क्या देखते थे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, ये पहले देख चुके हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई की जगह क्या हो गया आर, तो अब क्या लिखेंगे साइन आर बटे साइन आई। लेकिन यहाँ भी बदल जाएगा। जब प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ जा रही थी तो हम इसका अपवर्तनांक लिखते थे इसके सापेक्ष, जब इधर से इधर जाएगी तो इसका अपवर्तनांक लिखेंगे इसके सापेक्ष। ये क्या हो जाएगा 2n1, ये समीकरण 2। अब इनको आपस में गुणा करने पर तो अगर इसको गुणा किया जाए तो 1n2 गुणे 2n1 बराबर, जब इसको गुणा करेंगे तो साइन आई ऊपर साइन आई नीचे कट गया, साइन आर ऊपर साइन आर नीचे कट गया, तो आया कितना 1। इसका अर्थ समझिए क्या हुआ कि इनका गुणनफल आया 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, या 2n1 बराबर 1/1n2। इसको अगर एक उदाहरण से समझिए कि अगर पहला माध्यम है वायु, एयर, और दूसरा माध्यम है जल, मान लीजिए वाटर, यहाँ लिखेंगे 2 का मतलब वाटर, तो WNA बराबर 1/ENW। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि अगर किसी सतह के लिए या किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक दिया गया है, जैसे जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया गया, ENW होता है 1.33, ये दिया गया। आपसे उल्टा पूछ ले, WNE पूछ लिया, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिख सकते हैं 4/3, बस इसको उलट देना, कितना आ जाएगा 3/4। इसका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यही है कि अगर किसी माध्यम का किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया, उल्टा पूछ ले, बस इसको क्या कर देना है 1/, कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि लाइट रे को अगर बदल दिया जाए तो अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा 1/, वाले वाला जो है वही हो जाएगा। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण कई माध्यम से होकर गुजरने लगे, जैसे मान लीजिए पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है जल, और तीसरा माध्यम है कांच, और फिर ये वायु है। यानी कि वायु से चली, वायु में पहुंची, लेकिन कहाँ से होते हुए जल और कांच से होते हुए। अब यहाँ पर क्या रूल लगेगा ये देखो,
और यहाँ से प्रकाश की किरण पहले चलेगी, ये यहाँ पर अविलंब खींचोगे, ये हो जाएगा आपतन कोण। अब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, तो ये सीधे जाने के बजाय ये अविलंब की ओर मुड़ेगी, तो यहाँ आके टकराएगी। जब यहाँ टकराएगी फिर यहाँ भी अविलंब खींचो। उसके बाद इसकी तुलना में सघन माध्यम है तो अविलंब की ओर और झुक जाएगी। फिर यहाँ भी अविलंब खींचोगे, लेकिन अब की बार क्या है, सघन से विरल में, तो सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। ये वाई से चली थी, वाई में पहुंची, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखना, ये कोण मान लो कि है R, ये कोण कितना होगा, ये भी R ही होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हो गई, एक अंतर कोण हो गए, ये भी हो जाएगा R। ये कितना होगा, अब ये माध्यम बदल गया, तो मान लीजिए ये हो गया R1, ये कितना हो जाएगा R1, क्योंकि फिर वही समांतर रेखाओं वाला रूल। तब जाकर के ये प्रकाश की किरण वाई में पहुंची। अब यहाँ पर आपको एक पृष्ठ यहाँ पर दिखा, वायु और जल का पृष्ठ, और दूसरा पृष्ठ यहाँ दिखा, और तीसरा पृष्ठ यहाँ देखा। इन तीनों पर बारी बारी से स्नेल का नियम लगाएंगे या अपवर्तन का नियम लगाएंगे। तो पहले प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन से, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक किसका लिखा जाएगा, वायु से जल में जा रही है प्रकाश की किरण, तो जल का अपवर्तनांक लिखेंगे किसके सापेक्ष, वायु के, तो लिखेंगे EN/W, समीकरण 1। इसी प्रकार बी सतह पर, समझो कि ये वाले सतह पर था, बी सतह पर अपवर्तन के नियम से जब यहाँ पर पहुंचोगे तो आई की जगह ये है, आर की जगह ये है, तो साइन आई की जगह क्या हो जाएगा, साइन आर बटे साइन R1 बराबर अपवर्तनांक, ये जल से कांच में, यानी कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के, समीकरण 2। अब इस पृष्ठ पर देखिए, यानी सी सतह पर अपवर्तन से, अब की बार आई ये है, आर ये है, तो साइन R1 बटे साइन आई बराबर, यहाँ से यहाँ प्रकाश की किरण जा रही है, तो अपवर्तनांक लेंगे किसका, वायु का लेंगे कांच के सापेक्ष, तो वायु का लेना है किसके सापेक्ष, कांच। ये हो गया समीकरण नंबर 3। फिर इनको आपस में गुणा करना है। समीकरण 1, 2 तथा 3 का आपस में गुणा करने पर दाहिनी तरफ वाले एक तरफ लिख लो, EN/W गुणे WNG गुणे GNA बराबर, इधर वाले देखो साइन आई बटे साइन आर
गुणे साइन आर बटे साइन R1 गुणे साइन R1 बटे साइन I। तो ENW गुणे WNG गुणे GNA बराबर, क्यों एक आया, साइन I ऊपर साइन I नीचे साइन R ऊपर साइन R नीचे, ये सब कट करके 1 मिल गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके अब क्वेश्चन बताते हैं। लिखा जा सकता है WNG बराबर, उधर ले जाएंगे 1/ENW गुणे GNA। WNG बराबर, इसको ऊपर ले जाओ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, GNA है तो क्या हो जाएगा, ENG बटे ENW। तो इसका अर्थ समझो कि अगर कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया है और जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया है, अब पूछ ले कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कितना होगा, तो जो ग्लास का अपवर्तनांक है उसमें डिवाइड कर देंगे जल के अपवर्तनांक से। याद करने का तरीका ये है, जिसका पूछा जाए उसका अपवर्तनांक ऊपर रखो, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसका अपवर्तनांक रखो नीचे। इस पर एक क्वेश्चन देखो, जैसे ENG 3/2 होता है, यानी कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 3/2। ENW ये दिया रहेगा 4/3। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि WNG ज्ञात कीजिए और तथा GNW ज्ञात कीजिए, ये करना है, कई बार पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या पूछा, ग्लास का किसके सापेक्ष, जल के। WNG बराबर, अब ये फार्मूला लिखा गया, ENG बटे ENW। हल कर लीजिए, ENG दिया गया कितना, 3/2, ये कितना दिया गया 4/3, सॉल्व करेंगे आएगा 9/8। तो WNG ये आ गया 9/8। एक उत्तर आपका यहाँ से मिल गया। लेकिन अगर पूछ ले इसी का रिवर्स GNW, इसका मतलब जल का अपवर्तनांक पूछ ले किसके सापेक्ष, कांच के, बस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दो, यानी कि इसको लिख सकते हो 1/WNG, यानी कि 1/9/8। तो ये आ जाएगा GNW बराबर 8/9। ये क्वेश्चन पूछेगा। ये रहा, जब प्रकाश कई माध्यमों से गुजरता है तब ये है। कहीं भेजना सही है क्या? चलो सब 28 मिनट का बनने दो। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है जान लीजिए। अब तक बताया गया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मान लीजिए दो माध्यम है, एक विरल माध्यम एक सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन अगर सघन से विरल में जाए तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब इधर है, ये अविलंब है। तो अगर इस कोण को हम बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा किसी विशेष कोण पर ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, अर्थात
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए ये अपवर्तन कोण का मान ये कितना हो जाए 90 डिग्री। तो इस कोण को ऐसे समय में इस कोण को कहेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण और जो माध्यम के अपवर्तनांक है उनमें क्या संबंध है उसको देखिए। तो यहाँ पर फिर स्नेल का नियम लगाइए। ये मान लीजिए पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो स्नेल के नियम से साइन आई की जगह क्या हो गया सी, तो लिखेंगे साइन सी बटे, अभी 90 डिग्री हो गया तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री बराबर अपवर्तनांक। अब की बार यहाँ प्रकाश की किरण जा रही है तो इसका अपवर्तनांक लिखेंगे इसके सापेक्ष, किसका लिखेंगे 2n1। अब साइन 90 डिग्री का मान रख दो तो साइन सी बटे साइन 91 2n1 या साइन सी बराबर 1/, लिख दो 1n2। जनरली साइन सी बराबर 1/n या सी बराबर साइन इनवर्स 1/n। ये दोनों में रिलेशन हो गया। तो अपवर्तनांक दिया गया तो क्रांतिक कोण आ जाएगा, या क्रांतिक कोण दिया गया तो अपवर्तनांक आ जाएगा। जैसे अगर मान लो क्रांतिक कोण का मान दिया 45 डिग्री, अपवर्तनांक पूछ लिया कितना होगा, तो साइन सी बराबर 1/n या n बराबर 1/साइन सी 1/साइन 45 डिग्री, साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान 1/√2 ऊपर चला जाएगा। यह अपवर्तनांक का मान आ गया। n बराबर इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो 1.41।